पहले किया है तो इस बार क्यों नहीं कर सकते। हमने लगातार 2 बार भारत में उनको हराया है, ऑस्ट्रेलिया में लगातार 2 बार हराया है, तो काफ़ी अच्छी फॉर्म में, काफ़ी अच्छी स्ट्रीक टीम इंडिया के पास इस वक्त है ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को हराने की। तो मुझे लगता है इस बार 3-1 की क्या बात करें, 4-0 से हम उनको हराएंगे। कहीं अगर ड्रॉ हो जाता तो वो बात अलग है, लेकिन मेरे ख्याल से कंगारू टीम एक भी मुकाबला नहीं जीत पाएगी इस दौरे से। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जब हाल ही उन्होंने वेस्ट इंडीज़ के साथ सीरीज़ खेली और साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी जब खेल रहे थे, तो जहाँ पर स्पिन फ्रेंडली पिचेस भी नहीं थी वहाँ पे उन्होंने इतना अच्छा प्रदर्शन किया और विकेटें ली हैं। तो यहाँ जहाँ पे उनको पूरा स्पिन, ये उन्हीं का इलाका है पूरा, और यहाँ पे तो खैर वो मेरे को लग रहा है गदर ही मचा देंगे पूरा। जी। और एक और नाम जो मैं लेना चाहूँगा यहाँ पे वो है ट्रेविस हेड का। अगर मैं दोनों टीमों को कंपेयर करूँ तो भारत को सबसे बड़ा झटका यह है कि मिडिल ऑर्डर में ऋषभ पंत नहीं है उनके लिए, जो हमारे लिए सबसे नंबर 1 टेस्ट बैटर हैं। पर वहीं पे ऑस्ट्रेलिया के पास ना ट्रेविस हेड है जो मिडिल ऑर्डर में आते हैं और बहुत बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं। आप ईशान किशन का नाम ले रहे हैं, लेकिन के.एस. भरत जो हैं, अभी तक उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में या रणजी ट्रॉफी में उन्हें जब भी मौके मिले हैं तो के.एस. भरत ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। वहीं ईशान किशन का अगर आप हालिया फॉर्म देखें तो T20 क्रिकेट में लगातार फ्लॉप साबित हो रहे थे। एक दोहरा शतक उन्होंने वनडे क्रिकेट में जड़ा था, उसके बाद वो दिखे ही नहीं कि वो कुछ प्रदर्शन दे भी पाए हैं नहीं। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में जहां तक के.एस. भरत का नाम आता है तो बतौर विकेट कीपर बल्लेबाज के.एस. भरत जो है वो कहीं ना कहीं ज्यादा प्रभावित कर सकते हैं मेरे हिसाब से। नमस्कार, मैं अंकित शर्मा और क्रिकेट टुडे में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का पहला टेस्ट मैच नागपुर में 9 फरवरी से खेला जाएगा। ये सीरीज भारतीय टीम के लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में प्रवेश करने के लिए भारतीय टीम को कंगारू टीम को 3-1 से हराना होगा। ऐसे में आज हम मैच प्रीव्यू करके बताएंगे कि इस सीरीज में और इस मैच में किस टीम का पलड़ा भारी रहने वाला है और ऑस्ट्रेलिया का कौन सा ब्रह्मास्त्र रोहित शर्मा की टीम पर भारी पड़ सकता है। इस विषय पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेरे दोनों साथी राहुल और अभिनव मौजूद है, जिनके साथ हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले राहुल, मेरा आपसे सवाल है कि क्या भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया को 3-1 से मात दे पाएगी या नहीं? दे पाएगी, बिल्कुल दे पाएगी। जब हमने ये पहले किया है तो इस बार क्यों नहीं कर सकते। हमने लगातार 2 बार भारत में उनको हराया है, ऑस्ट्रेलिया में लगातार 2 बार हराया है, तो काफ़ी अच्छी फॉर्म में, काफ़ी अच्छी स्ट्रीक टीम इंडिया के पास इस वक्त है ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को हराने की। तो मुझे लगता है इस बार 3-1 की क्या बात करें, 4-0 से हम उनको हराएंगे। कहीं अगर ड्रॉ हो जाता तो वो बात अलग है, लेकिन मेरे ख्याल से कंगारू टीम एक भी मुकाबला नहीं जीत पाएगी इस दौरे से। अभिनव, आप क्या राय रखते हैं कि इतना आसान होगा? जिस तरीके से राहुल ने बताया कि बेहद आसानी से या 4-0 हो जाएगा या 3-1 हो जाएगा, उस हिसाब से आपको क्या आसान नजर आ रहे हैं? जी अंकित, मेरे हिसाब से आसान तो इतना नहीं रहेगा कि बहुत ज़्यादा वन साइडेड गेम्स रहेंगे। पर हाँ, मैं राहुल से अग्री करता हूँ कि 3-0, 3-1 या 4-0 से भी हम देख सकते हैं कि भारत ये वाली मैच या सीरीज़ जीत सकते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने आज तक सिर्फ 2 ही सीरीज़ इंडिया में जीती हैं और आखिरी जो वो जीते थे वो 2004 में आई थी। उस बात को भी 19 साल हो चुके हैं। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें भी उनके दिमाग में होएगी। फिर खासकर अवे दौरा है उनके लिए, और इंडिया की स्पिन पिचेस चाहे वो कितना भी वो बहुत आउट ऑफ द बॉक्स जाके प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने ट्रेनिंग सेशंस में। पर मेरे ख्याल से असल गेम्स काफी अलग रहेंगे प्रैक्टिस सेशन से, और उन्होंने कोई वार्म अप गेम भी नहीं खेला है। तो मेरे ख्याल से भारत जीतेगा। आसान नहीं रहेगा, पर एक आधा ड्रॉ भी हो जाए पर जीतेगा और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए भी क्वालिफाई करेगा। जी हाँ, आपने आसानी की बात करी। कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया के फॉर्म पर नजर डालें तो ऑस्ट्रेलिया ने टेस्ट क्रिकेट में काफ़ी बेहतरीन खेल दिखाया। वहीं भारतीय टीम की बात करें तो उन्होंने भी हाल ही में जो सीरीज़ खेली थी, एक बांग्लादेश के खिलाफ वो सीरीज़ खेली थी। कोई अगर टेस्ट क्रिकेट के मायनों से देखा जाए तो वो एक इतनी बड़ी टीम साबित नहीं होती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम दक्षिण अफ्रीका को उनके घर में हरा कर आई है, और उससे पहले एशेज वो जीत चुके हैं। तो कहीं ना कहीं आसान तो इतना नहीं रहने वाला है, लेकिन पलड़ा जिस हिसाब से आपने आंकड़े बताए कि आखिरी सीरीज 2004 में जीती थी, तो कहीं ना कहीं टीम इंडिया का पलड़ा ही भारी रहने वाला है। लेकिन हालिया फॉर्म पर नज़र डालें तो ऑस्ट्रेलिया के कई ऐसे बल्लेबाज हैं, कई ऐसे गेंदबाज हैं जो काफ़ी प्रभावित कर रहे हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ऑस्ट्रेलिया के कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो टीम इंडिया के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं? देखिए अंकित, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने ये कहा था कि साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड को अभी ऑस्ट्रेलिया ने हराया है। मुझे नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलिया इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेम दिखा है। मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड की टीम में कहीं ना कहीं वो कमजोरी थी, वो वीकनेस थी, जिसकी वजह से वो इतनी बुरी तरीके से हारी। तो यहाँ पर ये टीम इंडिया के लिए फायदे में रहेगा, क्योंकि टीम इंडिया के खिलाड़ी काफ़ी मजबूत हैं, स्क्वाड काफ़ी मजबूत है, खिलाड़ी अच्छी लय में है।
तो ऑस्ट्रेलिया के लिए आसान तो नहीं रहेगा। तो दूसरा आपने पूछा कि कौन सा खिलाड़ी सबसे अच्छा ऑस्ट्रेलिया का इस बार रहने वाला है, तो मैं एक्साइटेड हूँ इस वक्त कैमरून ग्रीन को लेकर। आईपीएल में काफ़ी अच्छी उनको कीमत मिली है, तो मेरे ख्याल से प्रतिभाशाली खिलाड़ी है, अपने आप को ज़्यादा प्रूफ करने का मौका नहीं मिला अभी तक। इंडिया की ये सीरीज काफ़ी चैलेंजिंग रहने वाली है ऑस्ट्रेलिया के लिए और कैमरून ग्रीन के लिए। तो मैं कहूँगा, मेरा सवाल आपसे था कि क्या वो सबसे बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं टीम में? बिल्कुल खतरा साबित हो सकते हैं, इनके अंदर प्रतिभा है, मैं ये कह रहा हूँ आपको। तो लेकिन चैलेंजिंग रहेगा थोड़ा सा, क्योंकि स्पिन पिचेस पे खेलने का ज़्यादा अनुभव नहीं है कैमरून ग्रीन के पास। तो खतरा है, लेकिन उसको पार पाना जानता है खिलाड़ी, और मुझे लगता है टीम इंडिया को संभल के रहने की जरूरत है। हालांकि जो उनके कप्तान है, उन्होंने पैट कमिंस, उन्होंने अभी बयान दिया है कि उनका खेलना अभी डाइसी है, अगर वो खेलते भी हैं तो वो गेंदबाजी शायद नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में उनका प्रभाव जो उनका फॉर्म देख रहे हैं सिर्फ बल्लेबाजी के तौर पर आप बता रहे हैं। देखिए, मैं खिलाड़ी के तौर पर उनकी ऑलराउंड परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ, बल्लेबाजी और गेंदबाजी की। हालांकि नहीं खेल पाते हैं, उस पर थोड़ा सा अभी विचार विमर्श किया जाएगा, मेरे ख्याल से उनकी फिटनेस पर देखा जाएगा। कैमरून ग्रीन का खेलना पक्का नहीं है, लेकिन मुझे लगता है स्पिनर्स भी काफी कुछ कर सकते हैं सीरीज में। ऑस्ट्रेलिया के नेथन लियोन है, काफी प्रतिभाशाली स्पिनर्स हैं, भारत में खेलने का अनुभव इनको है, और काफी ज्यादा विकेट्स लिए इन्होंने बॉर्डर गावस्कर सीरीज जितनी भी आज तक चल के आई है। तो मेरे को लगता है नेथन लियोन भी काफी ज्यादा बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं भारत के लिए। आपके हिसाब से विनम कौन सा खिलाड़ी ऐसा खतरा साबित हो सकता है? जी, यहाँ पे मैं राहुल से सहमति रखता हूँ कि नेथन लायन, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जब हाल ही उन्होंने वेस्ट इंडीज के साथ सीरीज खेली और साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी जब खेल रहे थे, तो जहाँ पर स्पिन फ्रेंडली पिचेस भी नहीं थी, वहाँ पे उन्होंने इतना अच्छा प्रदर्शन किया और विकेटें ली हैं। तो यहाँ जहाँ पे उनको पूरा स्पिन, ये उन्हीं का इलाका है पूरा, और यहाँ पे तो खैर वो मेरे को लग रहा है गदर ही मचा देंगे पूरा। और एक और नाम जो मैं लेना चाहूँगा यहाँ पे, वो है ट्रेविस हेड का। अगर मैं दोनों टीमों को कंपेयर करूँ तो भारत को सबसे बड़ा झटका ये है कि मिडिल ऑर्डर में ऋषभ पंत नहीं है उनके लिए, जो हमारे लिए सबसे नंबर 1 टेस्ट बैटर हैं। पर वहीं पे ऑस्ट्रेलिया के पास ना ट्रेविस हेड है, जो मिडिल ऑर्डर में आते हैं और बहुत बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं। वो एक ऐसा स्टेज होता है जहाँ मेक और ब्रेक होता है किसी एक इनिंग का, तो या तो वहाँ से पारी पूरी डूब सकती है या वो बना के ले जाते हैं। और हमने हाल ही में उनको देखा भी था साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज दोनों दौर में। तो मेरे ख्याल से ये 2 खिलाड़ी मेरे लिए रहेंगे जो भारतीय टीम को बहुत ही सावधान रहना पड़ेगा। जी हाँ, जहाँ तक आपने खिलाड़ियों की बात करी तो मेरे जहन में भी कुछ खिलाड़ियों के नाम है। जैसे अगर गेंदबाजी में बात करें तो मैं आप दोनों से सहमति रखता हूँ, बिल्कुल नेथन लायन। और अगर उसमें तेज गेंदबाज देखा जाए तो वो है उनके कप्तान पैट कमिंस। वहीं बल्लेबाजी की बात करें तो अभी हालिया प्रदर्शन पर नजर डालें तो उस्मान ख्वाजा और मार्नस लवुशेन और स्टीव स्मिथ ये काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन दिखा रहे हैं, और भारत में भी इन खिलाड़ियों के रिकॉर्ड जो हैं वो काफ़ी अच्छे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं रोहित शर्मा की टीम को इन खिलाड़ियों से भी बचकर रहना होगा। यानी कि एक खिलाड़ी का नाम आपने बताया, तो पूरी टीम ही ऐसी है जो कहीं ना कहीं एक डेविड वार्नर को भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वो हाल ही में दोहरा शतक लगाकर आ रहे हैं। जी हाँ। तो ऐसे खिलाड़ियों के नाम है, और फिर भी हम ये मानकर चल रहे हैं कि कहीं ना कहीं टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया को ये सीरीज 3-1 से हरा सकती है। तो कहीं ना कहीं इस हिसाब से देखा जाए तो हमारे इरादे काफ़ी जो हैं वो बुलंद नज़र आ रहे हैं, लेकिन किसी खिलाड़ी के लिए बुलंद दरवाजे जो हैं वो बंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हम बात करते हैं सलामी बल्लेबाज की। तो बतौर सलामी बल्लेबाज मैं अभिनव आपसे जानना चाहूँगा ये कि बतौर सलामी बल्लेबाज किस खिलाड़ी को आप देखना चाहेंगे? रोहित शर्मा की जगह पक्की है, लेकिन केएल राहुल और शुभमन गिल में से आप किसे देखना चाहेंगे? देखिए, हालिया फॉर्म को देखते हुए तो मैं चाहूँगा कि शुभमन गिल खेलें, पर जितनी रिपोर्ट्स आ रही हैं या जितना अगर हम चर्चाओं में जो हैं, ऐसा लग रहा है कि केएल राहुल को मैनेजमेंट मौका देना चाह रही है बजाय उसके कि उनका फॉर्म उतना खास नहीं है। पर मैं शुभमन गिल को देखना चाहूंगा कि वो रोहित शर्मा के साथ ओपन करें। हाँ राहुल, आप? मैं बिल्कुल समर्थन है मेरा अभिनव की बात के साथ। शुभमन गिल ने जिस प्रकार का प्रदर्शन दिखा वो भविष्य के खिलाड़ी हैं, और केएल राहुल के फॉर्म ने उनका साथ नहीं दिया है। हालांकि टेस्ट में उन्होंने पहले काफी अच्छा किया रोहित शर्मा के साथ, टेस्ट में क्या हर प्रारूप में ओपनिंग अच्छी करी है, लेकिन वर्तमान में जब उनका साथ नहीं दे रहा है, शुभमन गिल दूसरी ओर इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो शुभमन गिल के साथ नाइंसाफी होगी अगर उन्हें मौका नहीं दिया जाता इस सीरीज में। जी हाँ, बिल्कुल नाइंसाफी होगी। लेकिन जो टीम मैनेजमेंट जिस तरीके से अभी तक रोहित शर्मा की रणनीति नजर आ रही है, उस हिसाब से आसार यही नजर आ रहे हैं कि केएल राहुल जो हैं वो बतौर ओपनर रोहित शर्मा के साथ शुरुआत करेंगे। ऐसे में सबसे बड़ा बदलाव प्लेइंग 11 में क्या होगा कि अगर मान लीजिए आपके हिसाब से शुभमन गिल खेलते हैं और टीम मैनेजमेंट के हिसाब से केएल राहुल ओपन करते हैं, तो ऐसे में बैलेंस क्या होगा
प्लेइंग 11 क्या होगी, ये मैं आप दोनों से जानना चाहूंगा। पहले राहुल आप बताइए। देखिए, प्लेइंग 11 ऐसे में डिस्क्राइब करना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाएगा, क्योंकि काफी सारे खिलाड़ी आपको ऐसे लगेंगे कि उनके साथ नाइंसाफी हो रही है, उसको अंदर बाहर करना पड़ रहा है। तो सलामी बल्लेबाजों से हम शुरू करते हैं। तो रोहित शर्मा और शुभमन गिल, मेरा ख्याल से हम दोनों का समर्थन है। आपका भी मेरे ख्याल से इसमें हमारा समर्थन जी हाँ, बिल्कुल समर्थन है। इसके अलावा विराट कोहली की जगह उनसे कोई नहीं छीन सकता। विराट कोहली नहीं, तीसरे नंबर पर चेतेश्वर पुजारा आते हैं, चौथे पे विराट कोहली आएंगे। उसके बाद मेरे ख्याल से सूर्य कुमार यादव खेलेंगे क्या, इस पे थोड़ी सी मेरे ख्याल मैं तो उनको अपनी टीम से फिलहाल बाहर रख रहा हूँ। मेरे हिसाब से सूर्य कुमार यादव नहीं खेलेंगे। मेरे हिसाब से यहाँ पे ईशान किशन को मौका दिया जाएगा, क्योंकि केएल राहुल मैं अपनी टीम में नहीं ले रहा हूँ, तो कोई विकेट कीपर चाहिए, तो इसलिए ईशान किशन में मुझे लगता है कि केएल राहुल चौथे नंबर पर खेलने के लिए उन्होंने खेल रखा है। पांचवें नंबर पर खेल रखा है उन्होंने एक दिवसीय क्रिकेट में। तो मेरे ख्याल से टेस्ट में अगर उनको मौका दिया जाए तो ज्यादा गलत नहीं होगा। लेकिन ईशान किशन या केएस भरत, ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है। इन पे किसको छठे नंबर या पांचवें नंबर पे आगे पीछे किया जाए, तो ये इन तीनों खिलाड़ियों में मुझे थोड़ा सा संदेह है कि किसकी जगह टीम में पक्की हो सकती है। मेरे ख्याल से हो सकता है कि दोनों में से कोई ना हो। केएल राहुल ने भी कीपिंग करी हुई है, तो हो सकता है नहीं, जिस तरीके से नहीं, केएल राहुल का तो स्पष्ट है कि वो इस मैच में बतौर विकेट कीपर नहीं खेलेंगे, क्योंकि अभी हम उनका प्रैक्टिस सेशन देख रहे थे, तो उसमें विकेट कीपिंग की वो तैयारी कर ही नहीं रहे थे। वो अपनी फील्डिंग की तैयारी कर रहे थे, स्लिप में कैच पकड़ रहे थे। तो इस हिसाब से ये तो तय है कि अगर वो खेलेंगे तो एज अ विकेट कीपर बैट्समैन वो टीम में मौजूद नहीं रहेंगे। विकेट कीपर के बैट्समैन के रूप में अगर देखा जाए, आप ईशान किशन का नाम ले रहे हैं, लेकिन केएस भरत जो है, अभी तक उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में या रणजी ट्रॉफी में उन्हें जब भी मौके मिले हैं तो केएस भरत ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। वहीं ईशान किशन का अगर आप हालिया फॉर्म देखें तो T20 क्रिकेट में लगातार फ्लॉप साबित हो रहे थे। एक दोहरा शतक उन्होंने वनडे क्रिकेट में जड़ा था, उसके बाद वो दिखे ही नहीं कि वो कुछ प्रदर्शन दे भी पाए हैं नहीं। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में जहां तक केएस भरत का नाम आता है, तो बतौर विकेट कीपर बल्लेबाज केएस भरत जो है वो कहीं ना कहीं ज्यादा प्रभावित कर सकते हैं मेरे हिसाब से। लेकिन मेरे को लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो मेरा कारण था ईशान किशन को यहाँ पे लेने का केएस भरत के आगे, वो यह था कि ऋषभ पंत का कहीं ना कहीं लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट देख रहे हैं। तो जिस स्टाइल से ऋषभ पंत खेलते हैं, तो ईशान किशन उस चीज के ज्यादा क्लोज हैं और ज्यादा रिलेटेबल है। तो कहीं वो एग्रेसिव अप्रोच शायद भारतीय टीम को, हाँ, इस बात से मैं आपकी बिल्कुल सहमति रखता हूँ। कहीं ना कहीं एक लेफ्ट हैंड बैट्समैन की भी आपको जरूरत है मिडिल ऑर्डर में। वहीं इसके साथ ही अगर गेंदबाजी की बात करें तो मेरा आप दोनों से यही सवाल है कि गेंदबाजी लाइनअप क्या होना चाहिए। देखिए, मुझे लगता है हम तीनों की राइज गेंदबाजी लाइनअप में मिलनी चाहिए, क्योंकि विकल्प ज्यादा नजर नहीं आ रहे हैं। सही बात है। स्पिन में मेरे ख्याल से रविचंद्रन अश्विन रहेंगे, और इसके अलावा रविंद्र जडेजा भी रहेंगे टीम में बिल्कुल, और शमी और सिराज। इसके अलावा यहाँ पर लेकिन कहीं ना कहीं एक डाउटफुल जो नजर आ रहा है, जो पांचवा जो विकल्प है उसमें कहीं ना कहीं टीम जो है फंस सकती है कि किसे चुना जाए। अक्षर पटेल को चुना जाए जो अभी ब्रेक लेकर आ रहे हैं, वहीं या फिर कुलदीप यादव को चुना जाए जो अभी जबरदस्त खेल दिखा रहे हैं। देखिए, मुझे यहाँ पर लगता है कि अक्षर पटेल के साथ हमें जाना चाहिए, क्योंकि वो बल्लेबाजी में भी योगदान दे सकते हैं। जी हाँ, जी हाँ। तो मेरा भी वही है कि बल्लेबाजी, मेरे ख्याल से यहाँ पे भारतीय टीम ये सोचेगी कि हम किस सिचुएशन में अगर फंसते हैं तो हमें किस चीज़ की जरूरत है। मान लीजिए अगर वो गेंदबाजी में फंसे तो मेरे ख्याल से ज़्यादा विकल्प हैं कि वहाँ से निकल पाएं। पर अगर आप बैटिंग में फंस गए तो आप एक एक्स्ट्रा बैटर लेना जरूर चाहेंगे। तो वहाँ पे मेरे ख्याल से अक्षर पटेल थोड़ा आगे हैं कुलदीप यादव से, तो इसी वजह से वो रहेंगे। बाकी कुलदीप यादव ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, और यहाँ तक कि मुझे भी बहुत दुख होता है कि जब वो अच्छा प्रदर्शन करके ऐसे ड्रॉप होते हैं। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। नहीं, मैं आपसे बिल्कुल सहमति रखता हूँ, क्योंकि जहाँ आपने उनकी बल्लेबाजी की बात करी तो गेंदबाजी भी अक्षर पटेल ने कोई खराब नहीं की है। अगर न्यूजीलैंड सीरीज में जब उन्होंने डेब्यू किया था तो मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे, उन्होंने सबसे ज्यादा विकेट चटकाए थे। तो जब रविंद्र जडेजा इंजर्ड थे तब भी वो उनकी जो कमी है वो बखूबी पूरी कर रहे थे। में इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया पिछले 6-8 महीने में। जी हाँ, जी हाँ। चाहे व्हाइट बॉल क्रिकेट हो चाहे रेड बॉल क्रिकेट हो, तो ऐसा नहीं है कि अक्षर पटेल ने कोई काफी बिलो द बेल्ट परफॉर्मेंस दिया, उन्होंने भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो कहीं ना कहीं हम तीनों की सलाह जो है वो यही है कि 5 गेंदबाज जो है वो हमारे यही रहें, सिराज, शमी, जडेजा, अश्विन और अक्षर पटेल। तो कहीं ना कहीं इस मैच को लेकर मेरे दोनों साथियों ने बड़े विस्तार से बताया कि कौन से खिलाड़ी भारतीय टीम पर भारी पड़ सकते हैं और भारतीय टीम के कौन से खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया पर भारी पड़ सकते हैं। अब मैच में कौन किस पर भारी पड़ेगा ये तो आने वाला मैच ही बताएगा। फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।